And I welcome you all in this online platform by Alliance IS Academy, where we discuss the current affairs of 2021 through MCQs. So आज हम अपने 12th डे के सेशन में आ चुके हैं. So I wish you all a very good luck for today's session. So शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. So which among of the following is slash are correct? पहला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स टू द लोकसभा फॉर बोथ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. सेकेंड स्टेटमेंट presently out of all union territories only 3 are having representation in राज्य सभा. आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन. देखते हैं इसका आंसर क्या है. तो पहले इसका आंसर चेक करते हैं. तो इसका आंसर है आपका बी ओनली, विच मीन्स आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है. तो अगर हम वापस से क्वेश्चन में आके इसको डिस्कस करें तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो मैनर ऑफ इलेक्शन बोला गया है फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा इज़ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ये सिर्फ आपका स्टेट्स के लिए बोला गया है. यहाँ पे आपका यूनियन टेरिटरीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं करी गई है. यहाँ पे आपको पार्लियामेंट को पावर दी गई है, तो इसीलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है. दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आपके सिर्फ अभी प्रेजेंटली जितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसमें से सिर्फ 3 का ही रिप्रेजेंटेशन आपका राज्यसभा में हमें देखने को मिलता है. इसका रीज़न ये है क्योंकि बाकी यूनियन टेरिटरीज़ में पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल नहीं होता है, इसीलिए सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज़ का रिप्रेजेंटेशन आपको राज्यसभा में देखने को मिलता है. सो उसमें जिसमें से एक आपकी जम्मू एंड कश्मीर है. तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि किस तरीके से आपका यहाँ पे जो भी इलेक्शन का प्रोसीजर है आपका लोकसभा में मेंबरशिप के लिए किस तरीके से है. सो यहाँ पे भी वही लिखा गया है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लोकसभा के लिए बताया गया है. फिर अगर हम बात करें कि मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, तो लोकसभा में हम डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं. ओके, और जो यहाँ पे क्राइटेरिया है वो 18 अबव का रखा गया है. तो इससे पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपका वोटिंग एज थी वो आपकी 21 थी, जिसको आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 से के आने के बाद रिड्यूस करके 18 कर दिया गया है. तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है. दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि रिप्रेजेंटेशन यूनियन टेरिटरीज़ का किस तरीके से लोकसभा में होगा. तो क्योंकि जैसे कि आप जानते होंगे कि लोकसभा में आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स प्लस आपके इलेक्टेड मेंबर्स जाते हैं. तो जो इलेक्टेड वाला सेक्शन है उसमें आपके स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से जाते हैं. तो यूनियन टेरिटरीज से आपका कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ क्लियरली नहीं बोला है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे पावर आपकी पार्लियामेंट को प्रोवाइड करी है कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी मैनर, और पार्लियामेंट ने फिर आपका यूनियन टेरिटरीज़ का जो डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट है 1965 का, उसके थ्रू बोला था कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही आप जो होगा मेंबरशिप के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे टू द लोकसभा. तो इस तरीके से यहाँ पे बात होती है. और जैसे कि क्वेश्चन में था कि 3 यूनियन टेरिटरीज़ का ही अभी रिप्रेजेंटेशन है, तो वो भी बिल्कुल सही है. अगर आप लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया है कि 3 यूनियन टेरिटरीज़ कौन कौन सी हैं, दिल्ली, पुडुचेरी एंड आपकी जम्मू एंड कश्मीर. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप नोट करके कहीं पे रख सकते हैं. अभी आप जो पॉलिटिकल लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे इसे. सो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने हैं. साउथ चाइना सी की ये कुछ लोकेशन से इनको अरेंज करना है. तो पहला है आपका पार्सल आइलैंड, दूसरा है स्क्रैटपो आइलैंड, तीसरा है स्पार्टले आइलैंड. तो आपको अरेंज करना है ACB, ABC, BCA या फिर BAC. मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं ये. एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जोग्राफी टू एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑल्सो साउथ चाइना सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स सी व्हाट्स द आंसर. सो द आंसर हियर इज़ आपका है ABC. सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है आपका पार्सल आइलैंड, ये है आपका स्कॉचपो आइलैंड, ये है आपका स्पार्टले आइलैंड. क्योंकि उन्होंने नॉर्थ से साउथ आपका अरेंज करने को कहा था, तो आपका ABC होता है. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ये जो आपको ये डैश डैश सी लाइन दिख रही है, ये वही लाइन है जिसे हम 9 डैश लाइन कहते हैं, और चाइना जिसमें आपका क्लेम करता है.
फिर इसके साथ ही आपका इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस 9 डैश लाइन के अंदर भी आपकी कई ऐसी टेरिटरीज आती हैं जिन पे ये जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपका फिलीपींस हो गया, आपका वियतनाम हो गया, तो ये यहाँ की भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि जो रेड से है वो चाइना क्लेम करता है, जो ब्लू डैश डैश से लाइन है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है, और जो येलो डॉटेड आपके आइलैंड्स हैं वो आपके डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं। तो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं तो इसीलिए ये यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए ये वाला क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बार इसका आप अपनी एटलस में भी खोल के चेक कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो डिस्कस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही स्लैश शी इज द highest law officer of India and the chief legal advisor to the government of India. Second statement, he also is the primary lawyer representing union government in the Supreme Court of India. Third statement, the Constitution mentions a specified tenure for Attorney General. And the fourth statement is the Constitution doesn't mention the procedure and the ground of his removal. सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। पहले आप टाइप करिए, फिर मैं बताती हूँ कि एक क्वेश्चन ही क्यों रखा गया है अटॉर्नी जनरल का। तो इसका आंसर आपका सी, विच मीन्स आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द स्पेसिफाइड टेन्योर फॉर अटॉर्नी जनरल इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। सो बेसिकली सोली सोराब जी जो वन ऑफ द अर्लियर अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के, उनका रिसेंटली आपकी वो रिसेंटली एक्सपायर हुए थे, जिस वजह से आपका अटॉर्नी जनरल एज सच टॉपिक तो आपका फिर पर ये पॉलिटी के बेस से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन रखा गया था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया एंड ही इज़ द चीफ लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जब भी यूनियन गवर्नमेंट को केसेस कहीं पे ऐसे केस होते हैं जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट भी एक पार्टी है, तो वहाँ पे आपका प्राइमरी लॉयर आपका अटॉर्नी जनरल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे भी, हाई कोर्ट में भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे दूसरा गलत इसलिए नहीं है क्योंकि उसने यहाँ पे ओनली वर्ड यूज़ नहीं किया है। अगर यहाँ पे ओनली वर्ड यूज़ होता तो दूसरे स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, अभी देखते हैं हम क्यों गलत है। चौथा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोसीजर नहीं बता रखा है इनके रिमूवल के लिए। सो देयर इज़ नो फिक्स टर्म, कोई भी फिक्स टर्म स्पेसिफाई नहीं करा है टेन्योर के लिए, ओके, और ना ही कोई प्रोसीजर और ग्राउंड बता रखा है रिमूवल के लिए। प्रेसिडेंट जो होता है वो आपका अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करता है, ओके, और इनकी क्वालिफिकेशन होती है जो भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होती है। और प्रेसिडेंट इसको इनको गवर्नमेंट के एडवाइस पर अपॉइंट करते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 5 years हाई कोर्ट में कंप्लीटेड होने चाहिए एज अ जज, या फिर 10 years एज एन एडवोकेट। याद रखिए यहाँ पे एडवोकेट वर्ड यूज़ है, लॉयर वर्ड यूज़ नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। और या तो फिर तीसरी क्वालिफिकेशन, ही शुड बी एन एमिनेंट जस्टिस इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट। So he can be removed by the president at any time, which means there is no specified ground for removal. And basically ये रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, और प्रेसिडेंट इन्हें जो अपॉइंट करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये गवर्नमेंट विच मीन्स आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे इनको अपॉइंट किया जाएगा। सो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1978 एज एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। Second statement is to accelerate the coverage mission Indradhanush was envisaged and implemented since 2015 to rapidly increase the full immunization coverage to 90%. आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। पॉज करें, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है, तो इस वजह से आपका फिर से ये प्रोग्राम्स जो होते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ऑलरेडी रनिंग प्रोग्राम्स हैं और किस तरीके से इन्होंने क्या अचीव करा क्या नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है बोथ, विच दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो बेसिकली ये आपका आया था 1978 में, इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद इसको मॉडिफाई करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको मॉडिफाई कर दिया गया। इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही आपके कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, तो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, इस्टेब्लिशिंग अ रिलायबल कोल्ड चेन सिस्टम टू द हेल्थ फैसिलिटी, डिस्ट्रिक्ट वाइज सिस्टम, सेल्फ सफिशिएंसी इन वैक्सीन प्रोडक्शन। सो ये इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। वहीं अगर हम इस
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को टारगेट किया चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन के अगेंस्ट। और यहाँ पे ये 12 प्रिवेंटिबल वैक्सीन प्रिवेंटिबल डिजीज़ के यहाँ पे कंसिडर किया गया था इसमें। ओके, और फिर ये मिशन इंद्रधनुष आपका बाद में दोबारा लाया, मिशन इंद्रधनुष जो है आपका आया ताकि जो इसके जो कवरेज है प्रोग्राम का इसको और एक्सेलरेट किया जाए। तो इसके साथ ही फिर मिशन इंद्रधनुष इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है आपका इसका एम था कि 89 मोर देन 89 लाख चिल्ड्रंस को इसमें आपका फुल इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जा सके। ओके, और यहाँ पे टारगेट थे जो 2 साल के अंदर के बच्चे होते थे और जो आपके प्रेग्नेंट वुमेन। और यहाँ पे आपके 12 वैक्सीन प्रिवेंटिबल डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया गया। अब ये डिजीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कौन कौन सी, जैसे इसमें आपका आता है आपका रुबेला भी है, आपका मिजल्स भी है, जैपनीज एन्सेफेलिटिस भी है। ओके, आपका रोटा वायरस भी है, न्यूमोकल कंजुगेट वैक्सीन भी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जैपनीज एन्सेफेलिटिस एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो है ये सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रखी गई थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इसके साथ ही ये एक नेशन वाइड इनिशिएटिव था जिसका फोकस आपका हाई फोकस जो 201 डिस्ट्रिक्ट थी उसमें रखा गया था। इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था, इस वजह से ही इसका दूसरा फेज़ भी लेके आया गया था। सो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अमेरिका। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट कनेक्ट्स इंडियन ओशियन एंड द ईस्ट पैसिफिक ओशियन। सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। मैप बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि आपका इंडो पैसिफिक जो रीजन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो यूएस के आपके प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेटेड, तो उस वजह से आपका इंडो पैसिफिक रीजन वैसे भी स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका ए ओनली, विच मीन्स ये आपका एशिया और अमेरिका को अलग तो करता है बट ये आपका इंडियन ओशन और ईस्ट पैसिफिक ओशन को कनेक्ट नहीं करता है। ये आपका आर्कटिक ओशन और ईस्ट पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। सो बेसिकली ये आपका है एशिया और ये है आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट। सो यहाँ पे आपकी ये स्ट्रेट है और ये आपका आर्कटिक ओशन है और ये आपका यहाँ पे आपका ईस्ट पैसिफिक ओशन है, हम इससे कंसिडर करेंगे क्योंकि ये नीचे पूरा पैसिफिक ओशन है। सो ये आपको इन दोनों को कनेक्ट करता है और इन दोनों को सेपरेट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बेरिंग सी, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा। सो इस तरीके से आपका इस इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेटेड आपके और जो स्टेट्स हैं उनको भी एक बार मैप में ज़रूर चेक करिएगा। इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। सो नागोया प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू, आपको बताना है नागोया प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है। जेनेटिक रिसोर्सेज, ट्रांस बाउंड्री हजार्डियस वेस्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फिर नन ऑफ द अबव। इन्वायरमेंट बेस्ड कन्वेंशन जो हम कवर करते हैं तो उसमें आपका ये क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई होप आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर है ए, विच मीन्स आपका ये आपका जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड आपका प्रोटोकॉल है। सो बेसिकली आपका ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था। ओके, और ये आपका 2010 में अडॉप्ट हुआ था नागोया जापान में। नागोया एक जगह है जापान में और 2014 में आपका फोर्स में आया। ये इंपॉर्टेंट है कि लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है, जो भी इसकी पार्टी बनते हैं उनके ऊपर लीगली बाइंडिंग होता है। और ये फ्री एंड इक्विटेबल शेयरिंग जो होगी आपकी किस चीज़ से रिलेटेड, जो आपके जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड जो आपकी बेनिफिट्स होते हैं उनसे जो आपका फ्री एंड उसकी एक फ्री और इक्विटेबल शेयरिंग की इसमें ये बात करता है। तो बेसिकली अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में बोलें तो यहाँ पे ये प्रोटोकॉल जो भी आपका जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी आपकी बेनिफिट्स मिल रहे हैं किसी पार्टी को, सो दो जो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ होंगी उनके बीच में किस तरीके से उस बेनिफिट की शेयरिंग हो रही है, एक्सेस हो रहा है औरों के लिए उस बेनिफिट का, उसके रिलेटेड बातें इस प्रोटोकॉल में की जाती हैं। और लीगली बाइंडिंग है तो यहाँ पे दोनों जो यूज़र है जो ओनर है उन जेनेटिक रिसोर्सेज का दोनों के रिलेटेड यहाँ पे बातें करी गई हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इंडिया ने इसे साइन कर दिया था आपका 2011 में और 2012 में इसे रेटिफाई भी कर दिया है। हमारा डोमेस्टिक लेजिस्लेशन भी है आपका इससे रिलेटेड, तो जो आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो फिस्कल डेफिशिएट सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ वेल द गवर्नमेंट इज मैनेजिंग इट फाइनेंसेस. Second is it reflects the total government borrowings during a fiscal year. Select the incorrect code, A only, B only, both या none. सो जो हमने अपना बजट वाला सेशन डिसाइड किया था कवर करने का, तो उसी सेशन में ये क्वेश्चन आज का रखा गया है. सो देखते हैं क्या इसका आंसर है. तो इसका आंसर आपका नन, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली आपका इंडिकेटर ही होता है जो गवर्नमेंट के कंडीशन बताता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रही है. दूसरा, ये गवर्नमेंट की जितनी भी टोटल बोरोइंग है फिस्कल ईयर में वो भी दिखाता है. तो अब अगर हम फिस्कल डेफिशिएट को एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो दो चीज़ें होती हैं. एक आपका एक्सपेंडिचर होता है, एक आपका होता है रिसिप्ट. जितना आपका जाता है वो आपका एक्सपेंडिचर होता है, जितना आपका अंदर आता है वो आपका रिसिप्ट होता है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ. ओके. सो जब भी आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए आपका रिसिप्ट से, विच मीन्स आपके खर्चे ज़्यादा हो जाएं और आपकी जो इनकम है वो कम हो, तो वहाँ पे जो कंसिडर किया जाएगा वो आपका फिस्कल डेफिसिट किया, वो उसको डेफिसिट कंसिडर करा जाएगा. अब यहाँ पे अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो जब गवर्नमेंट का जब बजट का जब हमारा एक्सपेंडिचर, हमारा मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाए, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे बोरोइंग्स को माइनस कर दिया जाता है. जितना भी एक्सटर्नल बोरोइंग गवर्नमेंट कर रही है उन सब बोरोइंग्स को यहाँ पे माइनस करके फिर आपका जितना भी आपका जो आपका बैठता है वो आपका फिस्कल डेफिसिट कंसिडर किया जाता है. अगर हम इसमें बात करें कि फिस्कल डेफिसिट बेसिकली आपका जो एक तरीके का डिफरेंस होता है टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. याद रखिएगा बोरोइंग्स को इसमें हटाया जाता है. तो फिस्कल डेफिसिट अगर व्हेन इट दिस एक्सपेंडिचर एक्सीड द रेवेन्यू जनरेटेड, तो इसे ही हम फिस्कल डेफिसिट कंसिडर करेंगे. अगर इसमें हम बात करें फिस्कल डेफिसिट में वापस अगर हम क्वेश्चन में आएँ, तो अब कैसे एक फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को मैनेज कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अपनी एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा हो रहा है तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट की कौन सी पोजीशन दिखाता है, अच्छा होता है कि गलत होता है. तो फिस्कल डेफिसिट कुछ एक शॉर्ट तक तो सही होता है कि अगर यहाँ पे मान लें कि हम ये मान रहे कि गवर्नमेंट अगर यहाँ पे एसेट क्रिएशन हो रहा है तो ये सही है. बट अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर आपका इन चीज़ों में जा रहा है जहाँ पे आपका एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट आपका जो अपकमिंग जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके ऊपर एक लाइबिलिटी उनके ऊपर एक बर्डन बन जाता है और वो फिर आगे पूरी जो साइकिल होती है उसको अफेक्ट करता है. तो फिस्कल डेफिसिट को गवर्नमेंट किस तरीके से फाइनेंस भी करती है, किस तरीके से इसे कवर अप इन नॉट कवर अप बट किस तरीके से इसे कोप अप करती है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ये गवर्नमेंट की जो टोटल बोरोइंग्स है वो भी दिखाएगा एक फिस्कल ईयर में. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है. आज इसको इतना ही रखेंगे फिस्कल डेफिसिट को, क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक्स हैं, काफ़ी डीप टॉपिक्स हैं, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इन्हें कंसिडर करेंगे. इसके साथ ही हम अपने 8th क्वेश्चन पर तरफ बढ़ते हैं. केरन रिबल्स आर एसोसिएटेड विद थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार या नन ऑफ द अबव. अगर आप करंट अफेयर कवर कर रहे हैं तो कैरन रेबल्स आपने सुना होगा. इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल हुती रेबल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रखा था एक बार, तो इस तरीके से मे बी क्या पता. तो देखते हैं इसका आंसर क्या है. इसका आंसर आपका सी, विच मीन्स कैरन रेबल्स आपके म्यांमार से रिलेटेड हैं. बेसिकली ये म्यांमार के वन ऑफ द ओल्डेस्ट कम्युनिटी हैं. तो ये वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं 1949 से, और ये उस एरिया में पाए जाते हैं जो एरिया आपका म्यांमार का थाईलैंड से बॉर्डर शेयर करता है. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका. तो बेसिकली यहाँ पे यही प्री के पर्पज़ से तो इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैरन रेबल्स आपका म्यांमार से रिलेट करते हैं. इसके साथ ही हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. मैक 1407 वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ा. तो आपको बताना है क्या है. तो फर्स्ट चाइनाज स्पेस प्रोग्राम, सेकंड इज़ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, थर्ड सुपर कंप्यूटर या फोर्थ नन ऑफ द अबव. आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को ये बिल्कुल पता होगा, क्योंकि आप लोग अच्छे से अगर करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और जिस तरीके से प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अच्छे से इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर किया है, तो ये भी आपको पता होगा. तो देखते हैं इसका आंसर क्या है. तो इसका आंसर आपका डी,
विच मीन्स इसमें से ऑप्शंस में से कोई नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये एक सोयाबीन की वैरायटी है जिसे इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। ये पेस्ट रेसिस्टेंट है और हाई यील्डिंग वैरायटी है। ओके, तो बेसिकली ये जो ब्रीड टेक्निक से लाई गई है और ये कल्टीवेशन में काम आएगी आपके जो असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ के लिए। सो इसके साथ ही हम अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज्ड बाय, ये एक रिपोर्ट है जिसे कौन रिलीज़ करता है आपको बताना है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक या फिर नन ऑफ द अबव। रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, स्पेशली जो इस तरीके की बॉडीज़ होती हैं, इनकी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका ए, विच मीन्स आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। लास्ट ये रिपोर्ट आपकी 2019 में आई थी। ओके, और इंडिया की परफॉर्मेंस इसमें आपकी आई गेस 36 कुछ प्लेस पे है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको बोला जाता है। तो इस तरीके से आज हम अपने सेशन के एंड में कंक्लूड करते हैं। सो जाते जाते मैं आपको 2 क्वेश्चन देना चाहती हूँ अदर देन दीज 10 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने ये तो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए होंगे कहीं पे भी, कमेंट में, अपनी कॉपी में, कहीं पे भी। बट ये 2 क्वेश्चंस भी मैं एक आपके लिए देना चाहती हूँ। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करें, मुझे पर्सनली बहुत खुशी होगी अगर आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे। तो पहला है आपका आर्टिकल 143 किस चीज़ से रिलेटेड है। मैं बस इतना हिंट कर दूँ कि ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आपके आज के जो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला, सेकंड वाला तो दिख रहा है कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष आपका किसी से रिलेटेड है। तो ये आपको बस यहाँ पे बताना है कि ये कब आया था और ये क्यों लेके आया गया था, क्योंकि मिशन इंद्रधनुष जब चल रहा था तो उसके बाद फिर इसे क्यों लेके आए। तो आपको बताना है ये कब और क्यों लेके आया गया था। और आर्टिकल 143 जो कि हमारे आज के सेशन से ही रिलेट करता है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे ये किस चीज़ की बात करता है। और मैं बता ही देती हूँ कि अटॉर्नी जनरल यहाँ पे किस तरीके का रोल प्ले करता है, आपको ये बताना है। तो प्लीज़ इन 2 क्वेश्चंस को भी आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। Thank you guys, thank you so much, see you later, stay home, stay safe, stay healthy, thank you so much, bye bye.